Hello, bachcho. Let's read this question. So this question say a system consisting of three masses m1, m2, and m3 connected by a string passing over a pulley P. That mass m1 hangs freely and m2 and m3 are on the rough horizontal table. Okay. The coefficient of friction is equal to nu. The pulley is frictionless. The pulley is frictionless and of negligible mass. The downward acceleration of the mass m1 is assumed m1 m2 m3 ऑल आर इक्वल इज इक्वल टू m। तो हमें क्या बताना है, देखिए एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, हमें यहाँ पर ए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी एंड डी आर गिवन। ओके, हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन का देखिए आप की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, यानी कि हमें एक्सेलरेशन m1 का बताना है। ठीक है, अब देखिए m1 m2 m3 ये आपके स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, तो इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, और सभी का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज दे ऑल आर अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग। ठीक है, आपकी स्ट्रिंग से क्या अटैच्ड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। हमें क्या बताना है यहाँ पर, फोर्सेस फाइंड आउट करने इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, और वहां से हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन देखिए उसने क्वेश्चन में ये भी बोला है कि जो m2 और m3 मासेस हैं वो जिस सरफेस पर रखे गए हैं उस सरफेस क्या है, दैट सरफेस इज नॉट फ्रिक्शनलेस। ठीक है, वहां पर क्या है, आपका फ्रिक्शन है। ठीक है, एक क्वेश्चन में दिखा हुआ है, देखिए ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, वो सरफेस क्या रफ है, तो वहां पर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा न्यू। ठीक है, अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, मोशन पे है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो फ्रिक्शन कौन सा एक्ट करेगा, वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर होते, मूव नहीं करते, तो फिर यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन आपका इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन, एक आपका फ्रिक्शन की क्लास है जो क्या करता है, आपको आपका जो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है उसको अपोज करता है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन की जो टेंडेंसी होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आपका एक्ट करता है, और इसका मैग्नीट्यूड होता है जो आपका, वो होता है आपका न्यू के इंटू एन। ठीक है, न्यू के है आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एन क्या है यहाँ पर, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स जिस पर आप जिस जिस सरफेस की या फिर जिस ऑब्जेक्ट पर आप फ्रिक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर नॉर्मल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, वो आपका क्या यहाँ पर एन है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये आपका क्या है, ये आपका टेबल है। ठीक है, यहाँ पर एक मास आपका m2 ऐसे रखा हुआ है, दिस और m2, और उससे कनेक्ट होकर एक दूसरा मास रखा हुआ है ऐसे m3। ठीक है, दिस वन इज m2 एंड दिस वन इज m2। ठीक है, अब देखिए m2 पे क्या लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स में डायरेक्शन लेगा जिसको मैंने m2z बोल दिया, और एक अपवर्ड लगेगा जिसको मैंने यहाँ पर नॉर्मल 2 बोल दिया। ठीक है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो नॉर्मल 2 बोल दिया। ये आपका m3 है तो इसमें क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में m3 चलेगा, और एक नॉर्मल लगेगा जिसको मैंने क्या बोल दिया, आपका n3 बोल दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आगे एक पुले है, एक पुले है। ठीक है, उससे ये दोनों मासेस आपके ऐसे कनेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद पुलिस से आपने एक मास को आगे ऐसे कनेक्ट कर रखा है, जो मास के आपका m1 मास है। ठीक है, दिस मास इज अवर m1। ठीक है, m1 मास है। m1 मास में क्या लगेगा, आपका m1g लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, m1g लगेगा कहाँ पर, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और हमसे पूछा गया है कि इस सिस्टम का हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। तो देखिए हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, आपका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर देखिए हम इस अपोजिट डायरेक्शन में एज्यूम करें, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एज्यूम करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि देखिए अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐसे मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो आपका फोर्स लग रहा है आपका नेट, वो आपका इस डायरेक्शन पर ही लग रहा है। ठीक है, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में कहीं एज्यूम कर भी लेते हैं तो आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी डायरेक्शन क्या थी जो हमने एज्यूम की, वो क्या होगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब देखिए मतलब उसके अपोजिट होगी अगर नेगेटिव आंसर आता है तो। अब देखिए यहाँ पर m1 के मान लीजिए एक टेंशन फोर्स लेगा। टेंशन क्या लगता है, ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका T1 मान लीजिए। ठीक है, इस साइड भी आप T1 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग स्ट्रिंग है। ठीक है, ये T1 है, स्ट्रिंग सेम है, तो इस साइड भी आपकी T1 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके m2 और m3 के बीच में भी क्या लगेगा, एक यहाँ पर टेंशन लगेगा। ठीक है, जिसको आप क्या मान लीजिए, T2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इनके बीच में क्या है, एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। और इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण हम ये नहीं बोल सकते कि आपका जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो हम फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये नहीं बोल सकते कि
T2 इन दोनों के ऑब्जेक्ट में सेम लेगी, ठीक है। मान लीजिए आपने T2 T3 को अलग अलग मान लिया, बाद में ये इक्वल प्रूव हो सकती हैं, लेकिन हम अभी फॉर द इंस्टेंट ये नहीं बोल सकते कि ये T2 और T3 की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। अब देखिए इतना हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर दिया। अब हम आगे इसमें क्या पूछा था हमसे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या करिए, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको M1 की एफबीडी अलग बनाइए, फिर आप M2 की एफबीडी बनाइए, फिर आप M3 की एफबीडी बनाइए, फिर आपको वहां से T1 T2 T3 तीनों की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, और हम वहां से इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। दैट प्रोसेस विल बी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमें एक्सेलरेशन किसका बताना है, M1 का बताना है, यानी कि इन तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो सेम ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको अपना सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इसको सिस्टम की तरह कंसिडर कर लेते हैं। ये M2 और M3 ब्लॉक को हम क्या कर लेते हैं, एक ही एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि इसको आप ब्लॉक वन एज्यूम कर लीजिए, इस पूरे सिस्टम को आप क्या कर लीजिए, ब्लॉक वन एज्यूम कर लीजिए, और इस पूरे सिस्टम को आप क्या कर लीजिए, ब्लॉक टू एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। दिस सिस्टम को हमने क्या कर लिया, ब्लॉक टू एज्यूम कर लिया, ठीक है। अगर हम इन दोनों को एक सिस्टम अपोज कर, अगर हम देखिए इसको अगर हम सिस्टम टू कह लेते हैं, इसको सिस्टम वन बोल देते हैं, अगर हम इस पूरे को सिस्टम टू बोल देंगे, तो जो T2 T3 फ्रिक्शन फोर्स आएगा यहाँ पर, ये सब क्या जो T2 T3 का जो फोर्स आ रहा है, ये फोर्स क्या हो जाएगा, आपका इंटरनल फोर्सेस हो जाएगा। N2 और N मतलब आपका M2 मास और M3 मास के बीच के जो भी फोर्सेस होंगे, उन दोनों में जो अप्लाई हो रहेंगे वो सारे इंटरनल फोर्सेस में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से T2 और T3 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि हमारे दो स्टेप्स क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, अगर हम यहाँ से इसको एक सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, सिस्टम सेम हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखिए पहले हम सिस्टम वन में लगाते हैं, यानी कि इस सिस्टम पर लगाते हैं। इस पर अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, तो देखिए इसका एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड है, हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दिखा रखी है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए M1A इज इक्वल टू अवर M1G माइनस ऑफ अवर T1, ठीक है। ये हमने क्या लगा दी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा दी इन द सिस्टम वन, ठीक है। सिस्टम वन पर लगा लिया, ठीक है। और हमने इसको क्या बोल दिया, आपका इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। दिस इज द अवर दिस इज अवर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑन द सिस्टम वन, ठीक है। सिस्टम वन पर हमने क्या लगा लिया, यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा लिया, ठीक है। अब देखिए सिस्टम टू के मोशन को कंसिडर करते हैं, तो देखिए इसका एक्सेलरेशन क्या है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपका M2 प्लस M3 एक सिस्टम है, तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं M2 प्लस M3 इंटू ए, ठीक है। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन M2 प्लस M3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, M2 प्लस M3 में नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, देखिए एक आप इसको क्या कर रहा है, देखिए इसको आपका जो T1 है, T1 क्या कर रहा है, T1 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, माइनस यहाँ पर क्या लगेगा, देखिए यहाँ पर जो टेबल है, टेबल में आपका एक और फोर्स एक्ट कर रहा है, टेबल में आपका एक और फोर्स एक्ट कर रहा है, वो फोर्स कौन सा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। तो सर इसकी टेंडेंसी क्या है, राइट डायरेक्शन में जाने की, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, वो आपका इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि अगर हमने इस पूरे सिस्टम को एक एज ए होल मान लिया है, तो यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कैनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, और कैनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड आप देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, कितना होगा आपका कैनेटिक फ्रिक्शन, एफ के इज इक्वल टू न्यू के। न्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन, आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, कितना, न्यू ही गिवन है, ठीक है। इनटू एन, एन क्या है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स देखिए यहाँ से आपका N2 प्लस N3 भी हो सकता है, या फिर इन दोनों को आप डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। कौन कौन से मास है आपके, M2 मास है प्लस M3 मास है इंटू जी, ये आपका डायरेक्ट क्या आ गया, नॉर्मल आ गया, ओके। ये आपका क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखिए माइनस क्या था, अब देखिए यहाँ पर आपका था माइनस एफ के था, और एफ के आपके हमें हमने हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से न्यू टाइम्स आवर M2 प्लस M3 इंटू ऑफ जी, ठीक है। ये आपका यहाँ से इतना आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने इतना फाइंड आउट कर लिया, मेक इट इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें देखिए M1 M2 M3 तीनों के मास इक्वल गिवन है, ठीक है। तो हम इसको M कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इसको देखिए इक्वेशन वन से क्या लिख सकते हैं, MA इज इक्वल टू MG माइनस ऑफ अवर T1, ठीक है। ये आपके देखिए इक्वेशन वन को मैंने ऐसे थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। M2 प्लस M3 को हम जैसे M प्लस M कितना हो जाएगा, 2M हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2MA इज इक्वल टू T1 माइनस न्यू, और ये M1 M2 प्लस M3 अगेन कितना होगा, 2, तो हम इसको लिखते हैं 2 न्यू MG, ठीक है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर टू, ये हमारी क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर टू आ गई है, ओके। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इक्वेशन वन और टू निकाल दिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन ए को फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों इक्वेशन से हमें ए को फाइंड आउट करने के लिए हमने T1 को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इक्वेशन टू में हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन वन से T1 को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2MA इज इक्वल टू T1। T1 को हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, MG माइनस M है, ठीक है। M को कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, G माइनस A, ठीक है।
और आपका आ जाएगा माइनस ऑफ आवर टू न्यू टाइम्स एम जी, ठीक है, ये आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आप एम से तीनों साइड से एम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, एम हमने यहाँ पर तीनों टर्म से यहाँ पर कैंसिल कर लिया, तो ये आगे आपका देखिए टू ए इज कमिंग आउट टू बी जी माइनस ए माइनस ऑफ आवर टू न्यू जी, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। एक्सेलरेशन को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो देखिए माइनस ए को आप राइट साइड लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो टू ए प्लस ए हो जाएगा कितना, थ्री ए इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, जी को आप कॉमन ले लेंगे तो आज आपका आएगा वन माइनस टू टाइम्स ऑफ न्यू, और यहाँ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू को इजीली लिख सकते हैं कितना, जी बाई थ्री टाइम्स वन माइनस टू न्यू, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी बाई थ्री टाइम्स वन माइनस टू न्यू। ये ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन सी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी में आपको यही ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर करस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट, ठीक है, हम लिख सकते हैं क्या, ऑप्शन सी के यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।